बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम PCN पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान शाहिद बदामी हाजिर है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने जमात के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया और तमाम जितने भी क्लॉजेस थे हमारे 27, उन तमाम क्लॉजेस को हमने डिस्कस करने की कोशिश की, उनकी हाइलाइट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया। और आज हम जमात के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो बायलॉज़ हैं हमारे, उसको डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। निस्बतन ये छोटा प्रोग्राम होगा पिछले प्रोग्राम से, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने पिछला प्रोग्राम देखा था। आज भी हमारे साथ हमारे मेहमान ज़ैनब आपा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान मर्चेंट साहब मौजूद हैं, हसन अकबर साहब मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी आप लोग हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने पिछली दफ़ा भी जो है वो हमें काफ़ी जो है वो हमारे हेल्प की। आज हमने थोड़ा सा जो हमारे जमात के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 27 क्लॉज थे, उसको तो हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया था। अब जो बायलॉज़ हैं, चूँकि जमात का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्लॉज 23 ये परमिशन देता है मैनेजिंग कमेटी को कि वो जो है वो मुख्तलिफ बायलॉज़ जो हैं वो बना सकते हैं। तो हमने जो बायलॉज़ जो बनाए थे उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम बायलॉज़ की डिस्कशन करें जनाब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में और बायलॉज़ में? अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स और सारी वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसके तहत ही बायलॉज बन सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते ही बायलॉज बना सकते हैं, मतलब आउटसाइड नहीं जा सकते हैं। सही है। हाँ, तो ये कि ये बेसिक आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रन करेगा, किस तरह से किसके क्या पावर्स होंगे, क्या होंगे, ये बायलॉज बताएगा। लेकिन अथॉरिटी सारी जो मिलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह उससे अगर इसके अंदर कोई ऐड करना चाहें? मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो ज़ैनब पापा एक्चुअली फरमा रही हैं कि ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वुड ऑलवेज बी सबसर्विएंट टू द पेरेंट लॉ। आर पेरेंट लॉ इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर जमात। सो ये जो बायलॉज हैं, दे कैन नॉट डेविएट, कैन नॉट गो आउटसाइड द बाउंड्रीज विच हैव बीन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, यानी आप लार्जर पिक्चर में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द प्राइम डॉक्यूमेंट, देन द रेलेवेंट लॉ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, देन आर कॉन्स्टिट्यूशन है, देन आर बायलॉज हैं। तो ये हमेशा सबसर्विएंट रहेगा, सबऑर्डिनेट रहेगा पेरेंट लॉज के। इसको मैं एक बड़ा आसान कोशिश करूंगा, आसानी से बस एक जुमले में बता दूं। हमने जब पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि क्या करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, करना कैसे है वो बायलॉज बताएंगे। तो करना कैसे है वो यहाँ सारे बायलॉज में आपको मिलेगा, क्या करना था वो बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे करना है वो बायलॉज बताएगा। अच्छा हसन साहब, अब हम इसी को, जैसे कि ज़ीशान साहब ने कहा, मैं उसी से इसको लिंक कर रहा हूँ कि ये हमारा बायलॉज, ये उसका जो क्लॉज 2 है, ये टोटल बायलॉज के अंदर हमारे पास 20 क्लॉजेज हैं। जो क्लॉज 2 है वो मुख्तलिफ कमेटियों की बात कर रहा है, तकरीबन 9 कमेटीज़ की बात कर रहा है कि ये बनाई जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या ये 9 के 9 कमेटियाँ बनाना ज़रूरी है या इनमें से कोई बना सकते हैं, कोई नहीं, क्या ये इसके मुताबिक? देखिए, मेरा पहला जवाब फिर वही होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये बायलॉज काफ़ी साल के पहले के बने हुए हैं। तो इस वक्त प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊँ, अराउंड 26 सब कमेटीज़ काम कर रही हैं इस वक्त जमात में। इसमें सिर्फ 9 मेंशन्ड हैं। 26 हमारी सिक्योरिटी कमेटी है, हमारी एक ट्रांसपोर्ट कमेटी है, हमारी एक ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है। तो बहुत सारी कमेटीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हों उतनी मैक्सिमम कमेटीज़ हम बना सकते हैं, और वो हो सकती हैं। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली उसको हम नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका स्कोप वाइडर रहे तो वो बेहतर है, ताकि हम मैक्सिमम काम कर सकें। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मिसाल के तौर पर आप ये 9 है, 90 बना लें, ये 9 बनाना ज़रूरी है? जी, 9 बनाना वैसे ज़रूरी हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन 9 बनाना ज़रूरी है, होनी चाहिए। इन केस अगर कोई एक बनी और वो ऑपरेट ना कर पाई किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात कर रहे हैं क्या है। मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये सही ना। अच्छा, आप क्लॉज H और क्लॉज I देखेंगे तो हसन भाई का जो जवाब था वो टैली कर जाएगा कि 1 और मोर एडहॉक कमेटी और कमिटीज। इसका मतलब ये है कि इजाफा की तरफ जो 90 या 27 या 26 वो कवर हो गई। और इसी तरीके से 1 और मोर मोहल्ला कमेटी और कमेटीज, फॉर इंस्टेंस खारदर में, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दूसरी जगह पे हम सोल्जर बाजार में आ जाएं, फॉर इंस्टेंस हम क्लिफ्टन में चले जाएं, तो हम ये कमेटीज बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी हुई है। इतनी तो बनेगी जैसे फाइनेंस कमेटी है ही, मेंबरशिप कमेटी है, एजुकेशन बोर्ड है, मैरिज कमेटी है, फैमिली रिलेशन है, बरियल कमेटी है, लाइब्रेरी है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ऑलरेडी। लेकिन आपके बात का सवाल ये बिल्कुल सही है कि ये होनी चाहिए, सही है, और हैं ऑलरेडी। और अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको बिल्कुल वाइंड अप ही करते हैं, बस कुछ मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि जमात जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करती है तो उसका जो बेस्ट वे है वो भी होना भी यही चाहिए कि एक छोटी सी कमेटी उस हवाले से बना दी जाती है कि भाई आप इसको जो है वो रन करें,
और फिर जो है वो उसका मेरा ख्याल है कि इस तरह से कुछ है कि एक कन्वीनियर होता है और जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर प्रेसिडेंट एंड जी, तो उसको मैं थोड़ा सा हाँ एलोबरेट कर दूं। कमेटी में जो है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो इसलिए होगा क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मैनेजिंग कमेटी को। ओके। और मैनेजिंग कमेटी में अगर कोई भी चीज जानी होती है तो वो इस कमेटी के थ्रू ही जाएगी। तो उसमें उसका होना, चूंकि वो अगेन सेट ऑफ गाइडेंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उस सब कमेटी को, क्योंकि सब कमेटी में एक कन्वीनर होगा जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर होगा और उसके अलावा दूसरे मेंबर्स होंगे कि जो आपकी मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है। तो उनको गाइड करने के लिए, उनके फैसले को इन्फोर्स करने के लिए एक्स ऑफिशियो होना लाजमी है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन बड़े अच्छा एक तरबियत की जगह भी है कि लीडरशिप लीडरशिप ग्रूम यहाँ से होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय विर्च्यू ऑफ देयर डेजिग्नेशन। ओके। सो इफ आई एम सेक्रेटरी टुडे तो ऑटोमेटिकली बी अ पार्ट ऑफ दैट। अगर कल मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो जाता हूं तो आई विल नॉट बी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो बायलॉज हैं उसमें जो है वो अगेन ये कमेटीज़ के सारा और उसके बाद जितनी कमेटीज़ हैं उनके जो फंक्शंस हैं उसको बताया गया है। उसको मेरा ख्याल है कि हमको इतना ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस करने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक और बायलॉज हैं जो कि इलेक्शन बायलॉज हैं। जाहिर है कि ये उसी वक्त काम आते हैं कि जिसको जब इलेक्शन होने होते हैं। एक पर्पज़ है, मेन पर्पज़ यही है कि जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाएँ। तो उसके लिए जो है वो कुछ इलेक्शन बायलॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ करूं और फिर जो है वो मैं आप लोगों से एक एक सवाल इसमें ले लूँगा कि आर्टिकल 23 में जो आर्टिकल 23 जो है वो इलेक्शन बायलॉज उसी तरीके से आर्टिकल 23 के तहत बनाए गए हैं। इसमें होता ये है कि जी इलेक्शन चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट होता है या इलेक्ट होता है इलेक्शन से जो ट्रायंगल मीटिंग होती है उससे पहले की जो हमारी AGM होती है उसमें इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन चेयरमैन जो है वो अपॉइंट होता है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन चेयरमैन अपनी एक सब कमेटी बनाता है 5 आदमी की और फिर अपनी टीम बनाकर जो है वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। उसके बाद जो है वो जिसका सेक्शन 2 जो है वो बात करता है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से हवाले से कि जी अपना कि कब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा। उसमें मोटा मोटा ये है कि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उस दिन के बाद से लेके 33 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस करना ज़रूरी है और ये इलेक्शन की डेट जो है वो डिसाइड करेगी जो मैनेजिंग कमेटी है वो 33 मंथ्स के अंदर अंदर उसको जो है वो अनाउंस करना है और जो भी डेट होगी वो उस इलेक्शन से जो पिछले इलेक्शन हुए थे उससे 39 मंथ्स के अंदर अंदर जो होगी, यानी इस तरीके से इसका वो है। फिर उसके बाद जो है अच्छा आप यहीं से थोड़ा सा अगर मैं सवालात की तरफ आ जाऊं या फिर मैं थोड़ा सा इसको पहले समराइज़ कर दूं। उसके बाद हमारे इस बायलॉज में है कि कौन वोट कर सकता है। तो तमाम एडल्ट जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं जिनका नाम जो है वो मेंबरशिप रोल के अंदर मौजूद हो। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है वो विमेन राइट्स को कि चूँकि विमेंस को जो है वो हमने क्या कहते हैं मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन मेल मेंबर्स जो हैं वो 15 वोट देंगे, फीमेल मेंबर्स जो हैं वो 18 वोट देंगी। 15 जो है वो मैनेजिंग कमेटी की भी हैं और 3 विमेन काउंसलर की जो वोट्स हैं वो मेल नहीं देंगे, सिर्फ जो है वो फीमेल जो है वो ये वोट्स जो हैं वो दे सकती हैं। इसके बाद ये डिस्कस हुआ है कि हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसमें एडल्ट मेल मेंबर्स कैन कंटेस्ट फॉर ओनली 1 पोजीशन ऑफ द MC। एक आदमी एक ही पोजीशन के लिए जो है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और उसमें फिर जो है वो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ना है तो उसमें एज लिमिट है 35 ईयर्स। ऑनरी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर अगर है तो उसमें एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। MC के लिए एज लिमिट कोई नहीं है और विमेन काउंसलर के लिए भी एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। लेकिन जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम जो है वो जमात का मेंबर हो पिछले 2 साल से, 2 साल उसकी जो है वो स्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब ये थोड़ा सा जो है वो इसका एक मैंने एक ऐसी खुलासा जो है वो पेश किया। अब हसन अकबर साहब मेरा आपसे सवाल, इलेक्शन की डेट का अनाउंस हो गया, जो भी मैनेजिंग कमेटी उन्होंने अनाउंस कर दिया और अब से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद या मैक्सिमम 6 महीने के बाद जो है वो इलेक्शन है। तो जब इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हो जाती है उस दिन से लेकर जो न्यू इलेक्शन होते हैं या न्यू इलेक्शन के बाद भी ओथ टेकिंग सेरेमनी तक, अब जमात के उमूर इस अरसे के अंदर जो है वो कौन देखेगा। इसलिए कि मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, तो मैंने कहा कि अब सिर्फ आपसे अगर थोड़ी गाइडेंस लिया जाए। एक्चुअली ऐसा ही है क्योंकि हमारी जमात एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड करती है, लार्जर स्केल इस तरह से नहीं है कि हमारी जिस तरह से हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट चलती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चलती हैं उस तरह से अभी तक हम वहाँ उस क्वांटम पे नहीं पहुँचे हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस रही है आज तक वो यही रही है कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है,
वो अपना काम शुरू करता है इन अकॉर्डेंस विद दीज बाईलॉज। एंड एट द सेम टाइम जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो डे टू डे अफेयर्स रन कर रही होती है, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल है, हमारे स्कूल्स हैं, मॉन्टेसरी है, कॉलेज है, स्पोर्ट्स है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें, और हमारा जो क्वांटम है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वो इतना हाई है, 1300 प्लस शायद हम जा चुके हैं, तो हमारा क्वांटम इतना हाई है कि उस डे टू डे अफेयर्स को रन करना पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को हैंड ओवर करें सडनली। तो इसलिए प्रैक्टिस यही रही है कि हमारी मैनेजिंग कमेटी उसको कंटिन्यू करती है, और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो अपना काम कर रही होती है, और इस तरह से सिस्टम चलता है हमारा। इसमें जो एक जो चीज़ जो हमारे जैसे मुल्क के इलेक्शन भी चूंकि अभी भी गए हैं, तो इसमें जैसे केयर टेकर सेटअप होता है कि जो एग्जिस्टिंग कमेटी है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके मुख्तलिफ चीज़ें, तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे देखिए, पास अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं हैं कि जहां पर एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं, और इतना अच्छा कंसेंसस के साथ जनरल बॉडी मीटिंग में ही वो अपॉइंट हुए, सबके कंसेंसस से हुए, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो डायरेक्शन है बहुत पॉजिटिव जा रही है जमात की। तो अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं पॉलिटिक्स के जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है, तो इसलिए अच्छे पॉजिटिव मैनर में उसको हैंडल हो रहा है। इसी तरह से चीज़ें जो है वो कंट्रोल रहती हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब अपना काम करते हैं। इस हवाले से हमारा जो जी मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं कि दुनिया में अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को भी देखें तो ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान और कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही होगा और कहीं नहीं है। होता ये है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस डेट तक, जब तक नई कमेटी नहीं आ जाती, वो काम करते रहते हैं, और जैसे ही नई कमेटी आके ओथ ले लेती है वो काम अपना बंद कर देते हैं और नई कमेटी आ जाती है। एक और बात भी मैं आपको ऐड करूं, ये इलेक्शंस हैं, नेशनल इलेक्शंस हैं, पार्टी बेस्ड एक्चुअली। तो पार्टी हमारे यहाँ पार्टी बेस्ड नहीं है, हमारे जो इलेक्शंस हैं वो पार्टी बेस्ड नहीं है, इंडिविजुअल है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी पार्टी जो कंट्रोल में होती है, जो इस पर गवर्नमेंट में है, ऐसा ना हो कि वो अपने रिसोर्सेज को इसलिए इस्तेमाल करे कि अगले इलेक्शंस में उनको एडवांटेज उनकी पार्टी आ जाए, इसलिए वो केयरटेकर सेटअप वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा पार्टी बेस्ड है ही नहीं, हमारा इंडिविजुअल बेस्ड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे उसूलन बतानी चाहिए थी जब मैं इलेक्शन के बायलॉज को कर रहा था। तो हसन अकबर साहब ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो ठीक है, हम अपने तौर पर पैनल बना लेते हैं, ये वो सब अलग बात है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो इंडिविजुअल को आप वोट देते हैं, आप पार्टी को वोट नहीं देते, किसी पैनल को वोट नहीं देते, आप इंडिविजुअल को वोट देते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात हसन अकबर साहब ने बताई, कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस तरह तवज्जो दिलाई कि हमारे जो इलेक्शंस हैं उसमें आप पर्सन को, कि कौन बंदा खड़ा हुआ है उसको आप वोट देते हैं। पैनल वाइज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ भी नहीं, हम अपने तौर पर बना लेते हैं, वो एक अलग कहानी है, प्रैक्टिस ये है, वो सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन से पैनल से कौन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू भाई। अच्छा, 1.08 इसमें जो है वो ज़ैनबा एक सवाल सिर्फ ये क्लेरिफिकेशन के लिए, उसमें लिखा है कि वोटर्स शैल कास्ट देयर वोट्स इन पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये समझ रहा हूँ इसमें इन पर्सन का मतलब कि अगर आज ये डिसाइड करते हैं कि भाई चलें अब तो डिजिटल दौर आ गया है, बाहर भी बहुत सारे हमारे मेंबर्स रहते हैं, उनको भी जो है वो हिस्सा मिल जाए, तो और हम जो है वो मिसाल के तौर पर डिजिटल जो है वोटिंग के हवाले से कुछ करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं, देयर यू कैन कास्ट योर वोट ओनली पर्सनली, नॉट अदरवाइज। अब ये कि ये इसको मैनेजिंग कमेटी चेंज करें और हाँ सही है, बाद में अमेंडमेंट कर लें और फिर ये पावर इस तरह का हो जाए कि ऑनलाइन भी आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी अनदर थिंग, बट राइट नाउ वी डोंट हैव दिस। आखिरी सवाल आपसे, ये इसमें हमारे पास जो आखिरी जो अमेंडमेंट आई थी वही एनपीओ वाला जो सवाल था उसी के हवाले से, कि अब जो है वो जो भी कॉन्टेस्टेंट होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो फाइलर हो, एक्टिव जो है वो उसका एनटीएन नंबर हो। और तो अब मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा था कि ये जो शर्त है वो हमारी वुमेन काउंसलर, चूँकि वो मैनेजिंग कमेटी का पार्ट नहीं होती, क्या उनके लिए भी एक्टिव एनटीएन नंबर होना और अपना जो है वो फाइलर होना ज़रूरी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें जब हम एनपीओ के अप्रूवल के लिए जाते हैं तो हमें अपनी जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जैसे उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका CNIC नंबर, उनका बिजनेस नेम और बिजनेस एड्रेस, उन्होंने जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की हुई है वो भी बतानी पड़ती है, रिटर्न फाइल जो किया है, यानी जो रिटर्न फाइल किया उसमें उन्होंने इनकम कितनी डिक्लेयर की है वो बताना लाजमी है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनका ना तो सिर्फ फाइलर होना ज़रूरी है, बट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एक्टिव टैक्स पेयर होना ज़रूरी है, यानी उन्हें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स अंडर द लॉ हैं उसे पूरी करनी है। और अगर वो ये नहीं करते
या वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो FBR ये हक बजाने पे कि आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस उसने हमें ग्रांट किया है वो कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए हर एक मेंबर को जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसका फाइलर होना ज़रूरी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप साइड कर दूं, तो अगर हम इस मुल्क में कमा रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने टैक्स रिटर्न को भरें और जो टैक्स लायबिलिटी हम पे है उसको पे करें, क्योंकि जैसे इंसान के जिस्म को खून की ज़रूरत है, एक मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, और वो हमारे और आपके टैक्सेस से आता है। बहुत शुक्रिया। देखें असल में आपने देखा मैंने बीच में आपको कहा था कि देखें आप एडवोकेट जनरल वाली बात निकाल रहे हैं, ये देखें ये टैक्स वाली बात इन्होंने करके इन्होंने अपने मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, यकीन जानिए हसन अकबर साहब आपका, आपने बहुत वक्त दिया, ज़ीशान मर्चेंट साहब आपका, आपने वक्त दिया अपना, बहरहाल बहुत अच्छा, यानी ज़ाहिर है कि नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी बड़ा वक्त दिया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये डिस्कशन जो आपने अभी थोड़ी सी देखी है, बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बड़ा होमवर्क हुआ है और सब ने जो है वो इस पर बड़ी मेहनत की है और कोशिश जो, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हो। और आपने देखा भी कि बड़े अच्छे माहौल में और एक दूसरे से इख्तिलाफ भी करते हुए कि इंटरप्रिटेशन का जो है वो भी हो सकता है, वो भी हुआ, और एक अच्छे माहौल में जो है वो हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि लोगों को थोड़ा सा एक इंटरेस्ट दिलाने की बात हो। अब जो ज़ाहिर है कि जिसमें जितना इंटरेस्ट होगा वो फिर इसको पढ़ेगा, देखेगा, इसमें इख्तिलाफ भी कर सकता है, इससे एग्री भी कर सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव था। और अब हम अपने ऑब्जेक्टिव में कितना कामयाब हुए ये तो आप ही बताएंगे कि जो है वो हम कितना इसमें अंदर कामयाब हुए। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। एक मिनट में आपको दे दूँ ताकि हम अगर अपने क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे सकें कोई भी। थैंक यू सो मच, आपने ये किया, इस तरह के डिस्कशंस होते रहने चाहिए। आपका शुक्रिया कि आप इस इनिशिएटिव को लेते हैं, लास्ट टाइम भी आपने लिया था, इस टाइम भी लिया है। और दो की चीज़ें हैं जो हमने डिस्कशन में मेरे ख्याल से सामने आई हैं, जो की बातें हैं। नंबर 1, रीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी मेंबर शुड रीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कम से कम पढ़ लें, कुछ बातें आपके जहन में आएंगी। नंबर 2, मस्ट अटेंड जनरल बॉडी मीटिंग्स, वही आपका डिसीजन मेकिंग फोरम है, वही आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर चीज़ जमात के अंदर पार्टिसिपेशन आपका, आप मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग तो नहीं आ सकते, आप दूसरी सब कमेटीज़ में तो नहीं आ सकते, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग तो ओपन फॉर ऑल होती है, वो ज़रूर अटेंड कीजिए। दो काम ज़रूर कीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स। आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव। मैं तो ये फोकस करूँगा, या मेरा मैसेज ये होगा कि हमारा जो यूथ है जमात का, मैं ये चाहूँगा कि वो न सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े समझे, बल्कि हमसे सवाल करे। मैं ये चाहूँगा वो ऐसे सवाल करे कि वो इस जमात को कहाँ देखना चाहता है, उनका अगले 5 साल का जमात के लिए क्या विज़न है, वो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो देखना चाहता है। AI का दौर है, IT का दौर है, यंगस्टर्स को मैसेज यही है कि आइए जमात का पार्ट बनिए, जमात को हेल्प कीजिए, जमात को न सिर्फ इम्प्रूव कीजिए बल्कि इनोवेटिव आइडियाज़ दीजिए कि हम जमात को नेक्स्ट लेवल के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये खोजा जमात जो हमारी है कराची की, हम इसको कैसे दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे बेहतर और सबसे प्रोग्रेसिव जमात बना सकते हैं। ज़ैनब आपा प्लीज़, the most senior member of our community, female member. Thank you. No, what I feel is कि ये जो है आज हमने जो डिस्कशन किया, ये that has created a lot of awareness for those people who want to really know about it. और जो मतलब ये कि इसको प्रोग्राम को देखेंगे वो रियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, हमारे इन बाय लॉज में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, इलेक्शन लॉज में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, बिकॉज हमारा ईच एंड एवरी मेंबर के पास जमात के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नहीं है, एंड दिस हैज गिवन सम अवेयरनेस टू दैम। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, PCN का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मौका दिया कि हमने जो है वो यहाँ पर आके उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसी तरीके के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।